आज हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक जो है इन्फ्लुएंसेस एंड फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग डोमेस्टिक वायलेंस, अर्थात डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा को जो भी तत्व, जो भी फैक्टर्स प्रभावित करते हैं या घरेलू हिंसा के लिए जो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसका अध्ययन इसमें किया जाएगा। घरेलू हिंसा के पीछे कारणों को जानने से पहले यह आवश्यक है कि उसके प्रकारों को हम समझें। तो इसमें सबसे पहले है शारीरिक रूप से जो हिंसा की जाती है, फिजिकल अब्यूज, जिसमें मारपीट शामिल है। इसके पश्चात है लैंगिक रूप से प्रताड़ित करना, सेक्सुअल अब्यूज, जिसमें रेप जैसी घटनाएं शामिल होती हैं या फिर पति द्वारा पत्नी को संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती करना, इसे भी घरेलू हिंसा का एक भाग माना गया है। इमोशनल अब्यूज के अंतर्गत वो घटनाएं आती हैं जिसमें मानसिक रूप से किसी को प्रताड़ित किया जाता है या संवेगात्मक रूप से, जैसे किसी भी व्यक्ति को गालियां देना इसके अंतर्गत आ सकता है, गाली गलौज। इसके अतिरिक्त उसे इस तरह की बातें करना जिससे कि वह व्यक्ति या तो मानसिक रूप से परेशान हो या फिर उसके संवेगों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। इसके अतिरिक्त जो है आर्थिक जो हिंसा भी इसका एक भाग है कि जैसे किसी को आर्थिक रूप से समस्या किसी के लिए पैदा करना या आर्थिक रूप से किसी को कमजोर करना, यह भी घरेलू हिंसा का एक भाग है। इसके पश्चात हम इसके जो प्रकार हैं, इसके साथ साथ में हम उसके किन को कौन कौन लोग इससे प्रभावित होते हैं उसे भी जानना जरूरी है। अगर हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में महिलाएं आती हैं। तो सबसे अधिक जो हम देखते हैं, जो भी हमारे पास एविडेंसेस हैं या जो हमारे पास आंकड़े आते हैं, तो सबसे अधिक जो है महिलाएं घरेलू हिंसा से प्रभावित हैं। परंतु इसके साथ साथ पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। कभी महिलाओं के द्वारा पुरुषों को प्रताड़ित करने की घटनाएं भी सुनाई देती हैं। इसके साथ साथ या किसी अन्य कारण से किसी और के द्वारा पुरुषों को भी प्रताड़ित किया जाता है। बच्चे भी इसका भाग हो सकते हैं घरेलू हिंसा का, कि छोटे बच्चे हैं, यदि कामगार बच्चे हैं, वो भी हिंसा का शिकार होते हैं। इसके अतिरिक्त किसी संबंधी द्वारा या परिवार के किसी भी व्यक्ति के द्वारा बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी हिंसा का शिकार होते हैं, जैसे उन्हें भूखा रखना या जबरदस्ती कुछ काम कराना, उनकी आयु को ध्यान में ना रखते हुए। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो कि बुजुर्गों के साथ हिंसा के अंतर्गत जिन्हें शामिल किया जाता है। अब फैक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि घरेलू हिंसा के पीछे निहित होते हैं। इसमें सबसे पहला है सांस्कृतिक पक्ष। सांस्कृतिक पक्ष वह पक्ष है जो कि भारत में हम देखते हैं कि घरेलू हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण होता है। आर्थिक पक्ष होता है दूसरा कारण। इसके अतिरिक्त कानूनी जो पक्ष है वो भी एक कारण है, और इसके अतिरिक्त जो है राजनीतिक पक्ष भी घरेलू हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण हमारे समाज में दिखाई देता है। यदि हम इन तत्वों को फिर विभाजित करते हैं तो बहुत सारे हमारे फैक्टर्स आते हैं पीछे उसकी। तो उसमें सबसे पहला रिस्क फैक्टर्स के अंदर एक कैटेगरी है, उसमें जो है इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर, व्यक्तिगत जो कारण हो सकते हैं उसमें। इसके अलावा कभी कभी बहुत से ऐसे कारण होते हैं जहां पर व्यक्ति दबाव अनुभव करता है, वो भी घरेलू हिंसा का एक कारण हो सकता है। कम आय एक बहुत बड़ा कारण है भारत में घरेलू हिंसा का। इसके अतिरिक्त लो एकेडमिक अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा है। हम देखते हैं कि जो हमारा अशिक्षित समाज है वहां पर घरेलू हिंसा सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलती है। एग्रेशन जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है और विशेष रूप से युवाओं में। इसके अतिरिक्त जो है ड्रग्स इत्यादि लेना या शराब का अत्यधिक सेवन जो है वह घरेलू हिंसा का कारण होता है, और भारत में यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अतिरिक्त डिप्रेशन हम कहते हैं, तनाव की स्थिति है, वो तनाव के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उस तनाव की वजह से भी जो है घरेलू हिंसा होती है। अत्यधिक मात्रा में जो गुस्सा है वह भी हिंसा को बढ़ावा देता है, या कोई शत्रुता की भावना अगर हम पाल लें अपने मन में तो वह भी
घरेलू हिंसा को में एक तरह से हम कह सकते हैं आग में घी देने का काम करती है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं, ऐसे कभी कभी व्यक्तित्व में ऐसे आपराधिक गुण किसी के विकसित हो जाते हैं, वह हिंसा को भड़काने का काम करते हैं और उसमें व्यक्ति को कुछ भी सही और गलत समझ नहीं आता और वह व्यक्ति हिंसा जो है करने के लिए बाधित हो जाता है अपने उस व्यक्तित्व के कारण। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी यह भी इसी का एक भाग है। इसके अतिरिक्त जो है हम देखते हैं कि जो इतिहास है, किसी भी व्यक्ति के जीवन का इतिहास है, अगर वह हिंसा प्रेरित इतिहास उसके जीवन का है तो वह आने वाले समय में वह भी हिंसा को प्रेरित करता है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है घरेलू हिंसा का, विशेष रूप से भारतवर्ष में। संवेगात्मक रूप से असुरक्षा की भावना या किसी पर निर्भरता वह व्यक्ति को इनसिक्योर बना देती है और वह व्यक्ति अगर हिंसा का शिकार हो रहा है तो वह उसे व्यक्त नहीं कर पाता और हिंसा का शिकार होता चला जाता है। आइसोलेशन या हम कहें एकांतवास है या कम मित्रों की संख्या है किसी भी व्यक्ति की यदि, तो वह अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता, अपनी बातों को कह नहीं पाएगा, तो वह भी हिंसा होने की स्थिति में उस हिंसा का शिकार होता चला जाता है। जेंडर रोल्स, जो भूमिकाएं बनाई गई हैं विशेष रूप से महिलाओं के संदर्भ में, उन भूमिकाओं से निकलकर यदि बाहर कुछ काम किया जाए या उन भूमिकाओं से निकलकर समाज में कुछ अलग करने को महिलाएं अगर प्रेरित होती हैं तो कभी कभी वो इस कारण से भी हिंसा का शिकार हो सकती हैं समाज के द्वारा। प्रभुत्व की भावना, शक्ति प्रदर्शन जिसे हम कह सकते हैं, यह अगर किसी व्यक्ति में है तो वह अपनी जो स्थिति है उस अपनी स्थिति को प्राप्त न कर पाने की स्थिति में हिंसक होता चला जाता है। और विशेष रूप से जो हमें इस तरह के केसेस हैं वह पति पत्नी के संबंधों में, परिवार में बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। साइकोलॉजिकल कुछ कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण, जिनकी वजह से बहुत अधिक मात्रा में एग्रेशन की जो भावना होती है या बहुत अधिक एक्सपेक्टेशंस व्यक्ति करने लगता है कभी कभी, तो वह भी उसे हिंसक बना सकती हैं। साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं उनके समय पर इन्हें इलाज की ज़रूरत है। ये मनोवैज्ञानिक कारण व्यक्ति को अंत में अपराधिक भी बना सकती हैं। इसके अतिरिक्त किसी जो अगर बच्चे की परवरिश ऐसी हुई है कि उस परिवार का जो माहौल है उस बच्चे को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है तो वह हिंसा का रास्ता अपना लेता है और बच्चे का जो भी अनुभव है उस अनुभव के अनुसार वह आगे कार्य करने लगता है और उसी तरह की जो पारिवारिक जो उसको हम कहते हैं कि अपब्रिंगिंग जो उसकी है वह उसे हिंसक बनाती चली जाती है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप फैक्टर्स की। ये वो फैक्टर होते हैं जो कि संबंधों पर आधारित होते हैं। जैसे वैवाहिक संबंधों का जो तनाव है वह घरेलू हिंसा को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कारण होता है। पारिवारिक अस्थिरता, जहाँ पर कभी कभी डाइवोर्स की स्थिति आ जाती है, वह भी घरेलू हिंसा को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कारण होती है। इसके अतिरिक्त प्रभुत्व जमाने की क्षमता हम कह सकते हैं या जो टेंडेंसी होती है कभी कभी एक व्यक्ति में, अगर हम बात करें पति पत्नी में या पति में है या पत्नी में है, तो वह तनाव का कारण बनता है मुख्य रूप से और वहाँ पर भी घरेलू हिंसा होने की संभावना बढ़ती है। आर्थिक कारण एक बहुत बड़ा कारण है भारतवर्ष में, जिससे कि तनाव की स्थिति पैदा होती है और घरेलू हिंसा बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक संबंधों में अगर हम कहते हैं कि प्रेम की भावना नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है प्रॉपर, तो उससे भी घरेलू हिंसा के जो चांसेस बढ़ जाते हैं। कि कभी कभी ऐसा होता है आइसोलेशन में परिवार रहते हैं, एक दूसरे के बारे में ना जानने की कोशिश करते हैं या ना एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर अपनी जो बातें हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं कई बार, और इससे हिंसात्मक प्रवृत्ति अगर कहीं है भी तो वो बढ़ती चली जाती है। यदि आयु के आधार पर देखा जाए तो घरेलू हिंसा के सबसे अधिक जो केस हैं वो 16 से
24 वर्ष की महिलाओं के आधार पर पाए गए हैं। जो सबसे अधिक पीड़ित महिलाएं पाई जाती हैं वो 16 से 24 वर्ष की उनकी आयु रहती है। इसके साथ साथ ही जो किशोरी बालिकाएं हैं उनमें भी घरेलू हिंसा की संभावना अधिक पाई जाती है। सामाजिक आर्थिक स्तर एक बहुत बड़ा फैक्टर है घरेलू हिंसा का। इसमें जो कम आय है, कम आय भी घरेलू हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण होती है। कम आय के कारण पारिवारिक झगड़े बहुत अधिक पाए जाते हैं और उन झगड़ों की वजह से हिंसा होती है। इसके अतिरिक्त जो हम कहते हैं कि इनकम सपोर्ट सिस्टम, कभी कभी महिलाएं जो हैं उन्हें पैसा कमाने के लिए ऐसे कार्य करने पड़ते हैं या उन्हें ज़बरदस्ती कुछ ऐसे कार्यों के लिए धकेल दिया जाता है जिनमें वो अपनी इच्छा के विपरीत वह कार्य कर रही हैं, तो उसे भी घरेलू हिंसा की श्रेणी के अंतर्गत लिया जाता है। और इस तरह के केसेस भी भारतवर्ष में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप, जो संबंधों की समाप्ति है, जो समापन है, वो भी प्रभावित करता है घरेलू हिंसा को। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो भी घरेलू हिंसा का एक मुख्य कारण होता है। इसमें जो मुख्य हम रूप से देखते हैं, जो अलगाव हो चुका है पति पत्नी के बीच में, डाइवोर्स हो चुका है, वो एक कारण है। दूसरा कारण है कि जो कम आयु में जो किशोर किशोरियां हैं वो प्रेम इत्यादि में पड़ जाती हैं। तो यदि जब सेपरेशन की स्थिति अगर हो रही है पति पत्नी की, अगर तनाव की स्थिति है सेपरेशन से पहले, तो वो पूरे परिवार को प्रभावित करती है और सेपरेशन के बाद वो तनाव उसके जो आगे वाली जनरेशन है उसको प्रभावित करता है और हिंसात्मक प्रवृत्ति की संभावनाएं बढ़ती हैं। इसके अतिरिक्त जो कम आयु में प्रेम इत्यादि में जो लड़कियां पड़ जाती हैं, तो वो भी प्रेमी के द्वारा जो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। बहुत सारे भारत में ऐसे आंकड़े हैं जिनके आधार पर ये संभावनाएं बताई गई हैं। गर्भावस्था की भी एक कारण है, प्रेगनेंसी हम कहते हैं। कम आयु में विवाह उसका एक सबसे बड़ा कारण है। जहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है महिलाओं को, तो तनाव के कारण हिंसा की जो संभावना बढ़ती है। यह हिंसा जो है मुख्य रूप से हम देखते हैं पति की तरफ से होती है पत्नी के लिए। इसके अलावा जो आर्थिक समस्या है, एक बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान कमियां हैं किसी चीज की, उससे भी तनाव पैदा होता है। इसके बाद समाज में इससे हमारे बहुत सारे जो नियम बनाए गए हैं, जो हमारा नजरिया है सामाजिक, वह भी घरेलू हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण होता है। यह जो धारणा है, सामाजिक धारणा है, यह व्यक्ति से व्यक्ति में अलग अलग होती है। यानी हम कहते हैं एक व्यक्ति का नजरिया दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अलग होगा, तो वो धारणाएं कभी कभी क्या है इशू बन जाती हैं और वह धारणाएं तनाव को पैदा करती हैं और उससे हिंसा की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी अगर दो व्यक्ति के विचार अगर पूर्णतः नहीं मिलते हैं तो वहां पर हिंसा हो सकती है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के अनुसार भी धारणाएं अलग हो सकती हैं। सोशल जो नॉर्म्स है हमारे, जो सामाजिक नियमों के में बंधे होते हैं हम लोग, उसके बाहर हम नहीं निकलना चाहते हैं, तो हमारा नजरिया अगर उन सामाजिक नियमों में बंध कर चलता रहा तो वो भी कहीं ना कहीं हिंसा का एक कारण हो सकता है। क्योंकि अगर नजरिया नहीं बदल रहा है व्यक्ति का, तो वो क्या है अपनी प्रवृत्ति उसकी हिंसात्मक होती चली जाती है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के से जो वो आशा करता है और उसकी वो आशाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उसकी प्रवृत्ति हिंसात्मक हो सकती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं ऑनर किलिंग, ये एक बहुत बड़ा कारण है भारतवर्ष में। जो हमारा जो सोशल व्यू है वो ही ऑनर किलिंग को बढ़ावा देता है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, रीति रिवाज और मान्यताएं और हमारे धारणाएं। लोकल कस्टम्स जो कि घरेलू हिंसा का एक कारण है। इसके अतिरिक्त नेग्लिजेंस ऑफ फीमेल चाइल्ड, जो हम कहते हैं कि लड़कियां हैं परिवार की, वो निग्लेक्ट होती हैं कभी कभी किसी परिवार में, तो वह भी हिंसात्मक हो जाती हैं और परिवार में उनके साथ भेदभाव किया जाता है और हिंसक व्यवहार उनके साथ में किया जाता है। चाइल्ड मैरिज,
कम उम्र में विवाह, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। दहेज प्रथा भारत में एक मुख्य कारण रहा है प्रारंभ से ही घरेलू हिंसा का। इसके अतिरिक्त जातिगत व्यवस्था है, जो जाति के जो व्यवस्था है उसमें वह भी घरेलू हिंसा का कारण बनती है। फियर ऑफ सोसाइटी, समाज का भय, समाज के भय से कभी कभी महिलाएं जो अपने प्रति होने वाली हिंसा है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती हैं और हिंसा का शिकार होती चली जाती हैं। इसे एक नाम दिया गया है ऑनर बेस्ड वायलेंस, अपने सम्मान की रक्षा करते करते हिंसा का शिकार होना। इसके अतिरिक्त जो है धन संपत्ति, जो हम कहते हैं कि जो वह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। साथ ही इमिग्रेशन पॉलिसी, यानी कि हम कहते हैं कि अप्रवासन जो है वह भी एक बहुत बड़ा कारण है घरेलू हिंसा का। कभी कभी हम जो घटनाएं हम लोग देखते हैं या हम सुनते हैं कि जो विवाहित होकर दूसरे देशों में लड़कियां जाती हैं तो वहां भी वह घरेलू हिंसा का शिकार होती चली जाती हैं, चाहे वो अपने ससुराल पक्ष से हो या अपने पति के द्वारा। इसके अतिरिक्त जो वेशभूषा है हमारी, हम जो नजरिया है लोगों का एक निश्चित वेशभूषा के लिए किसी महिला की, तो वह वेशभूषा में अगर कुछ परिवर्तन आता है तो वह भी घरेलू हिंसा का एक कारण बनता है। अब आवश्यकता इस बात की है कि इन सब हिंसात्मक जो घटनाएं हैं उनसे कैसे बाहर निकला जाए। तो इसके लिए हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से प्राविधान किए गए हैं। इंडियन पीनल कोड जो अमेंडमेंट 1983 में बना है उसका स्पेशल सेक्शन 498A के तहत जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसे अपराध घोषित किया गया और उसे 1983 में इंडियन पीनल कोड की धारा में जोड़ा गया। इसमें मुख्य रूप से दो बातों को शामिल किया गया था। एक पहला इसमें था कि शारीरिक रूप से किसी को प्रताड़ित करना और दूसरा मानसिक रूप से किसी को प्रताड़ित करना। इसके पश्चात 2005 में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि 26 अक्टूबर 2006 से जिसे लागू किया गया, इसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए लागू किया भारत में, जिससे कि महिलाएं सुरक्षित रहकर कार्य करें। इसके अंतर्गत जो मुख्य बातें थी जो कही गई थी इसमें, वह थी शारीरिक रूप से महिलाओं की सुरक्षा, मानसिक रूप से उनकी सुरक्षा करना, संवेगात्मक रूप से उनकी सुरक्षा करना तथा लैंगिक रूप से जो महिलाएं असुरक्षित हैं उन्हें बचाना, तथा दहेज जो है, दहेज के लिए जो भी महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं उन्हें बचाना। इसके पश्चात 2013 में जस्टिस वर्मा जो कमेटी है, इसकी रिपोर्ट के आधार पर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 लागू हुआ, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के जो है अधिकार हैं और अधिक उन्हें दिए गए, जिससे कि महिलाएं सुरक्षित होकर और निर्भीक होकर समाज में रह सके। इसके पश्चात 2018 में फिर इस अमेंडमेंट में जो भी परिवर्तन किया गया, मुख्य रूप से वह परिवर्तन जो रेप है, उन घटनाओं को, रेप जैसी घटनाओं को भारत में रोकने के लिए इसमें पुनः परिवर्तन किया गया और जो 21 अप्रैल 2018 से फिर पुनः भारत में लागू हुआ। हम देखते हैं कि भारत में जो भी हमारे आंकड़े हैं उसके आधार पर हर 3 में से 1 महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है। तो आवश्यकता है कि महिलाएं उन सभी जो भी प्राविधान सरकार ने किए हैं उनका लाभ उठाएं। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्राविधान किया गया है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल एक निर्धारित किया गया है जहां पर महिलाएं अपनी कंप्लेन करा सकती हैं। 2010 में से इसने कार्य करना शुरू किया। यह राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अंतर्गत इसे शुरू किया गया था। प्रत्येक जिले में जो पुलिस थाना है वहां पर महिलाओं के लिए जो सेल है उसका गठन किया गया है। महिलाएं वहां अपनी जो रिपोर्ट है उससे दर्ज करा सकती हैं। ये है एक ऑफिशियल कंप्लेन जो है और उसके तौर पर इसको दर्ज किया जाएगा और जिसका पूरा दायित्व जो है पुलिस का होगा और इसका जो इसमें जो हेड है वो असिस्टेंट कमिश्नर जो पुलिस है वो इसके हेड होंगे। अतः आवश्यक है कि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए जो भी गवर्नमेंट के प्राविधान है उस पर अमल किया जाए। हर महिला को सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि
किसी भी प्रकार से घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है तो उसे अपनी कंप्लेन दर्ज करानी चाहिए, तभी जो महिलाएं हैं वह एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगी।